हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि प्रायिकता का मतलब होता क्या है। प्रायिकता होती है किसी घटना के होने की संभावना की माप। प्रायिकता होती है यानी कोई भी ऐसा इवेंट है जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ को प्रायिकता के द्वारा दिखाया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि सिक्का को हम उछालते हैं तो उसमें दो ही रिजल्ट आएंगे हमारे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब दोनों के जो चांसेस हैं, 50% चांस किसके हैं हेड आने के, तो 50% चांस किसके होंगे टेल आने के। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी हमें यही बताती है कि किसी चीज़ के होने के चांसेस या नहीं होने के चांसेस कितने हैं। ठीक। फिर अगला टॉपिक आता हमारा, अगला कीवर्ड आता है इसलिए हाँ जो चैप्टर से रिलेटेड है वो है प्रयोग, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। प्रयोग एक गणितीय शब्द है जिसका मतलब होता है किसी निश्चित परियोजना या कार्य को करके विशेष परिणामों को प्राप्त करना। यानी कि जैसे कि हमारे पास कोई भी केमिकल दे दे या कोई भी इंग्लिश के लेटर दे दे जिनसे बोला जाए कि आप इनसे बिना मतलब या मतलब के अक्षर बनाइए, या फिर कोई क्या दो अलग अलग तरीके के केमिकल दे दे, बोले इनसे बनने वाले अलग अलग जो डिल्यूट होते हैं वो बनाइए, सॉल्यूशन बनाइए। इस तरीके की चीज़ को हम क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता कि फ्यूचर में रिजल्ट क्या होगा, लेकिन इसको करके हम अलग अलग आउटपुट को प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षर हमें दिए गए हैं, AMANZ, बोले इनका उपयोग करके अलग अलग शब्द बनाने हैं हमें। तो ये एक तरीके का क्या हुआ एक्सपेरिमेंट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट को हमने करके क्या किया, इसके अलग अलग कुछ शब्द बनाए, जैसे कि ए आगे रखा, MANZ, एक वर्ड ये बना दिया। फिर सेकंड में हमने क्या किया, MA को बाहर कर दिया, ए को अंदर कर दिया, MAANZ। तीसरे में हमने क्या किया एक्सपेरिमेंट में कि जो ये लेटर लिखा है इसको उल्टा करके लिख दिया, ZNAMA। ठीक है, ये तो यानी कि इसमें जो भी आपको दिया जाएगा इनपुट, उसको प्रोसेस करके आपको एक आउटपुट तैयार करना, वो आउटपुट सारे के सारे अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर। अब अगला आता है हमारा प्रयोगात्मक प्रायिकता, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। प्रयोगात्मक प्रायिकता एक प्रयोग को दोहराने और परिणामों का अवलोकन करने से है। यानी कि हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया गया है, लाइक एक कॉइन। ठीक है, इस कॉइन को हमने क्या करा 10 बार उछाला, उछालने पे हमें 7 बार तो चित्त प्राप्त हुआ यानी कि हेड, और 3 बार पट प्राप्त हुआ। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रयोगात्मक प्रायिकता में यही बताया जाता है कि कोई जो आपका रिजल्ट आया, जैसे कि हेड 7 बार रिजल्ट आया है, पट 3 बार आया है, तो जिसकी भी प्रायिकता पूछी जाए जितनी बार आया उसको हम और टोटल आउटपुट के साथ उसकी रेशो को ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमें बोल दिया जाए कि पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो पट कितनी बार आया 7 बार आया। ठीक है, सॉरी चित्त, पट आया 3 बार, चित्त आया 7 बार। तो प्रायिकता पूछे तो 7 को ऊपर टोटल नंबर कितने हैं, 10 बार उछाला है तो 10 नीचे आ जाएगा, 10 बार उछाला तो 10 बार नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब किसी घटना के घटित होने की संख्या और परीक्षणों की कुल संख्या, इन दोनों के बीच में अनुपात जो बताता है वही हमारी कौन है प्रयोगात्मक प्रायिकता यानी कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अगला हमारा कीवर्ड आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि यादृच्छया प्रयोग। जब कोई प्रयोग निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करता है तो उसे यादृच्छिक प्रयोग कहा जाता है। इसके एक से अधिक संभावित परिणाम होंगे, पहले से परिणाम की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट यादृच्छिकता प्रयोग उसको बोला जाएगा, जैसे कि हम कोई भी एक प्रयोग करते हैं, अब उसमें अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने बोला AZM, इनसे में क्या करना है कि लेटर तैयार करना है, और जो लेटर हम तैयार करेंगे तो कई तरीके के वर्ड बनाए जा सकते हैं, जैसे AZM, फिर MZA, फिर जेड को आई कर दिया, कोई अलग कर दिया, तो इसके एक से ज़्यादा वो रिजल्ट। ठीक है, और हम इसको पहले से इमेजिन नहीं कर सकते कि अगला वर्ड हमें क्या बनाना होगा। ठीक है, या फिर क्योंकि देखो हर एक की अलग अलग सोच है, कोई पहले कौन सा बनाएगा पहले कौन सा बनाएगा, तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इसको एक उदाहरण के द्वारा और भी समझा जा सकता है। जैसे कि हम एक पासे को उछालते हैं,
उसके अंदर टोटल कितने होते हैं, 6 अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि हमने उछाला 1 आया, 2 आया, क्या पता 3 आया, क्या पता 4 आया, 5 आया, 6 आया, इतने रिजल्ट आ सकते हैं, एक से तो ज़्यादा आएंगे। अब पासा उछालने पर हम ये नहीं बता सकते कि अगला नंबर क्या हो सकता है, क्या पता 2 आ जाए, क्या पता 3 आ जाए, क्या पता 5 आ जाए, क्या पता 7 आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर। इसी तरीके से ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52। अब रिजल्ट तो एक से ज़्यादा ही आ सकते हैं। दूसरा, हम जो भी पत्ता निकालेंगे हमें नहीं मालूम कि अगला पत्ता हम कौन सा निकाल सकते हैं। ताश की गड्डी में से तो हमने एक नॉर्मल पत्ता से निकाला है और वो कोई सा भी पत्ता हो सकता है। क्लियर। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब अगला अगला आता हमारा इवेंट यानी कि घटना। एक प्रयोग के परिणामों के एक सेट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, तो उसको हमें जो परिणाम मिला है उसको एक सेट के रूप में परिभाषित करना। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे हमने एक पासे को उछाला, उछालने पे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 आएगा। ठीक है, तो हमें कोई एक ऐसा इवेंट ई बनाना है जो यह शो करता हो कि हमने एक डाइस को उछालने पे हमें एक सम संख्या प्राप्त हुई है। सम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है। तो यहाँ पर सम संख्या कौन है, 2 4 6 है। ठीक है, तो इसका जो आप अगर हम सेट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, घटना। या फिर हमें ये भी बोल दिया जाए, हमने एक पासा उछाला, उछालने पे हमें एक विषम संख्या प्राप्त होती है। अब विषम संख्या क्या है, 1 3 5, तो ये भी हमारे क्या बन जाएगा, एक इवेंट बन जाएगा। या हमें एक प्राइम संख्या प्राप्त होती है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, जैसे कि 2 3 5। यानी कि इस तरीके से जो भी हमें टोटल आउटपुट मिला है, कुल परिणाम मिला है, उसमें से कुछ कंडीशन के हिसाब से सेट बनाने को हम क्या कहते हैं, इवेंट या घटना। क्लियर। अगला आता हमारा श्योर इवेंट, निश्चित घटना। एक ऐसी घटना जो हमेशा घटती ही है, जिसके नहीं होने के कोई चांसेस होंगे ही नहीं। उदाहरण के तौर पे एक साधारण से पासे को जब हम उछालते हैं या घुमाते समय हमें 1 से 6 की संख्या के बीच की संख्या प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि पासे को हम उछाले उसमें 7 नंबर आ जाए या 8 नंबर आ जाए या 9 नंबर आ जाए। उसमें संख्या ही 1 से लेकर 6 तक होती है, इनसे अलावा कोई दूसरी संख्या आ ही नहीं सकती। इसीलिए इनमें ये मैं बोलता हूँ, एक पासे को उछालने पे 1 से 6 के बीच की संख्या ही हमें प्राप्त होगी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसे हम श्योर इवेंट कहेंगे। क्यों, क्योंकि इससे हट के कोई दूसरी संख्या आ ही नहीं सकती। क्लियर। जैसे इसमें नंबर कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा क्या होती है, एक ही होती है। क्लियर। एक और उदाहरण देखे जैसे समझा सकते हैं, जैसे सिक्के को मैं उछालता हूँ। अब सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। अब मैं बोलता हूँ एक सिक्के को उछालने पे हेड और टेल के अलावा कुछ और आएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हेड और टेल आने की अगर प्रायिकता की बात की जाए तो वो सदैव कितनी होगी, एक ही होगी, क्योंकि हेड और टेल के अलावा कुछ और नंबर तो आ ही नहीं सकता। इसीलिए ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट या फिर निश्चित घटना। अगला आता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट या असंभव घटना। ऐसी घटना जो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। असंभव घटना वह घटना है जिसके घटित होने की कोई संभावना नहीं होती। ठीक है, अतः एक असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है, ज़ीरो होती है। जैसे कि एक सिक्के को उछालने पर हेड और टेल आता है, बोला दोनों चीज़ें एक साथ आ जाएं, तो दोनों चीज़ें एक साथ तो आ नहीं सकती, या तो आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती। ऐसी इसीलिए ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक। उदाहरण के तौर पे एक और भी ये समझा जा सकता है, जैसे कि आपके पास एक डाइस है, ठीक है, और डाइस को बोला जाता है कि आप इसको उछालो, उछालने पे आपका 7 नंबर आता है, तो 7 तो किसी हालत में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 7 तो उसमें होता ही नहीं है, नंबर ही टोटल 1 से लेके 6 तक होते हैं, इसीलिए वो भी क्या कहलाएगा, एक इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। अगला टॉपिक आता हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी कि पूरक घटना। दो घटनाओं को पूरक कहा जाता है जब एक घटना घटित होती है और केवल तभी जब दूसरी नहीं होती है।
कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई दो इवेंट है, दो में से अगर एक इवेंट हो जाता है तो दूसरा डेफिनेटली नहीं हो सकता। ठीक है। या फिर पूरक घटनाएं तब घटित होती है जब केवल दो परिणाम होते हैं और दोनों परिणामों की प्रायिकता का योग एक होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आपने कॉइन को उछाला, अब कॉइन में उछालने पे क्या मिलेगा, या तो आपको चित मिलेगा या पट मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा। अगर आपका हेड आ गया यानी कि चित आ गया तो आपका टेल नहीं आया होगा। ठीक है। और अगर आपका टेल आ गया होगा तो आपका हेड नहीं आया होगा। यानी कि इसके अंदर केवल और केवल दो ही आउटकम होंगे आपके, और दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पे आपको सदैव एक ही प्राप्त होगा। ठीक है। किसी काम का होना और उसी काम का नहीं होना, दोनों का सम हमेशा क्या होगा, एक के बराबर ही होगा। क्लियर। जैसे कि चित आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, यानी कि 50% चांस होते हैं चित आने के या टेल आने के। इसके भी 50% चांस है, इसकी 50% चांस है। मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड आने की, तो 50%, 50% का मतलब है परसेंटेज हटेगा नीचे 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना वो 1/2। वहीं पर मैं बोलता हूँ हेड नहीं आना चाहिए, हेड नहीं आना चाहिए। अब टेल की भी 50% चांस है और हेड की भी 50% चांस है। अगर मैं हेड के चांसेस हटा दूँ, 100 में से 50% चांस हटा दूँ, तो बाकी की 50% चांस किसके हैं, टेल आने के। 0 से 0 कट गया, कितना आया 1/2। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करें, 1/2 प्लस 1/2, दोनों का बेस सेम है। 1 प्लस 1 कितना है 2, 2 में 2 का डिवाइड दे कितना आंसर आ गया हमारा 1। तो यानी कि अगर आपका इवेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, तो दोनों को ऐड करने पे हमेशा कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा, और इसमें केवल दो ही घटना आपके पास होगी। उदाहरण के तौर पे एक परीक्षा उत्तीर्ण पास करना या उत्तीर्ण न करना, दोनों का जो सम होगा वो एक ही होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि कोई बच्चा है जिसके एग्ज़ाम में पास होने के चांसेस 80% हैं, तो वो आपका पीई होगा। यानी कि 20% चांस क्या है, फेल होने के भी तो हैं। तो 80 प्लस 20, दोनों का सम कितना होगा, 100%। और जब परसेंटेज हटता है तो नीचे कौन आता है, 100। 2 0 गया, कितना आंसर आ गया, 1। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा, एक के बराबर ही होगा। क्लियर। अब अगला आता है इक्वली लाइकली, यानी समान संभावना वाली। समान संभावना का मतलब होता है किसी प्रयोग का प्रत्येक परिणाम समान संभावना के साथ होता है। जैसे कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें हर चीज़ के आने के जो चांसेस होंगे ना वो इक्वल ही होंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आप एक डाइस को उछालते हो, तो डाइस को उछालने पे क्या आएगा, आपका एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार पाँच छः, इनमें से कोई आ सकता है। किसी पे आप ये फिक्स नहीं कर सकते कि यहाँ पर तो हर चीज़ के आने के जो चांसेस होंगे वो इक्वल ही होंगे। किसी में ऐसा नहीं हो सकता कि इसके 5 आने के चांस ज़्यादा हैं 6 के मुकाबले में, या 4 आने के चांस ज़्यादा है 5 के मुकाबले में। सबके बराबर बराबर चांस ही होंगे। या फिर एक सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के में हेड और टेल दोनों के आने के जो चांसेस है वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। किसी में कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती कि नहीं इस बार इस सिक्के में तो ज़्यादा हेड ही हेड आ रहा है या इसमें टेल टेल आ रहा है। दोनों के चांसेस क्या होंगे, समान होंगे। ऐसे को हम क्या कहेंगे, समान संभावना वाली या इक्वली लाइकली। अगला टॉपिक हमारा आउटकम यानी कि परिणाम। परिणाम क्या होता है, परिणाम यानी कि आउटकम एक यादृच्छिक रैंडम प्रयोग का परिणाम है। यानी कि हमने कोई प्रयोग किया, ठीक है, प्रयोग करने पे जो हमें आउटपुट मिला वही आउटपुट हमारा क्या होगा, आउटकम्स होगा। उदाहरण के तौर पे जब हम एक पासे को उछालते हैं तो हमें परिणाम में 6 प्राप्त होता है। अब उछालने पे के जो चांसेस हैं हर एक के अलग अलग चांसेस हैं, यानी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। लेकिन जब हमने उछाला, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, तो करने के बाद हमें 6 मिला, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आउटकम कहलाएगा। ठीक है। जैसे ताश की गड्डी थी, ताश की गड्डी को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया, फेंटने के बाद एक पत्ता निकाला। अब जो निकाला पत्ता था ना वो क्या था, हमारा रेड कलर का किंग था, रेड कलर का किंग था। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आउटकम कहलाएगा। यानी कोई एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आपको आउटपुट मिले वो आपका क्या होगा, आउटकम्स यानी कि परिणाम होगा। अगला आता है सैंपल स्पेस, सभी परिणामों का समूह है। एक यादृच्छिक प्रयोग के संभावित परिणामों का एक संग्रह या सेट।
क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस या सभी परिणामों का एक समूह है। उदाहरण को इसको इस तरीके से समझते हैं कि दो सिक्कों को जब हम एक साथ उछालते हैं तो उछालने पर हमारे क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। क्या पता दोनों में ही हेड आ जाए, क्या पता दोनों में टेल आ जाए, क्या पता पहले वाले में हेड आए दूसरे वाले में टेल आए, और क्या पता पहले वाले में टेल आए दूसरे वाले में हेड आए। तो ये अलग अलग आउटपुट है जो हमारे आंसर हो सकते हैं। तो इन्हीं सभी के एक ग्रुप में बना के लिख देना, एक सेट बना देना, इसी को हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस, यानी सभी परिणामों का एक समूह है। क्लियर। अगला आता हमारा फेवरेबल आउटकम। अनुकूल परिणाम वे परिणाम है जो किसी घटना की स्थिति को संतुष्ट करते हैं। उसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आपको एक घटना में विषम संख्या प्राप्त करनी है, तो आपने क्या किया, एक पासे को उछाला, उछालने पर यदि पासा उछालने पर 1 3 5 प्राप्त होता है तो ये अनुकूल परिणाम होंगे, यानी कि जो परिणाम आप चाहते हो और आपको मिल जाए वही क्या कहलाएंगे, अनुकूल परिणाम। जैसे कि डाइस को उछालने पे तो काफ़ी नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, बट आपकी जो डिमांड है वो क्या है कि आपको केवल ऑड नंबर ही चाहिए। अब ऑड नंबर क्या है, 1 3 5। अगर आपका जो आउटपुट है इनमें से कोई होता है तो ये आपके लिए क्या बन जाएगी, एक अनुकूल परिणाम बन जाएगा। ठीक है। अब 1 3 5 में से कोई संख्या आती है तो अनुकूल परिणाम है। अगर आंसर इनके हट के आ जाता है यानी 2 4 6, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिकूल परिणाम, यानी कि जस्ट इसके अपोजिट का। अगर दोनों को मिला दिया जाए, अनुकूल और प्रतिकूल, तो ये आपके टोटल परिणाम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 दोनों को मिलाने में क्या बन जाएगा, कुल परिणाम। यानी कि जो कंडीशन आपको चाहिए अगर वो मिल जाती है आपको, तो वो आपके लिए क्या होगी, एक अनुकूल परिणाम होगी। आपने एक टॉस की, टॉस करने पे आपने हेड मांगा और हेड ही आ गया, तो ये क्या आपके लिए फेवरेबल आउटकम, संभव परिणाम कहलाएगी। अगली आती है हमारी थियोरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं सैद्धांतिक प्रायिकता। सैद्धांतिक प्रायिकता को अनुकूल परिणामों की संख्या और संभावित परिणामों की संख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी अनुकूल परिणाम वो परिणाम जो आपने चॉइस की है, यानी जिसके बारे में बोला गया है, और टोटल सैंपल स्पेस वो होगा नीचे आ जाए। इन दोनों के रेशो को शो किया जाता है सैद्धांतिक प्रायिकता के द्वारा। उदाहरण के तौर पे जब एक पासे को हम उछालते हैं, उछालने पे मैंने कंडीशन रखी कि मेरे को 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तो ये मेरी कंडीशन थी। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले हमारे पास दो अनुकूल परिणाम है, पहला 5 और दूसरा 6। टोटल कितने नंबर हुए, 2। और अगर कुल परिणाम की बात की जाए तो आंसर क्या क्या हो सकते थे, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर हो सकते थे। टोटल कितने नंबर हैं, 6 हैं। अगर इन दोनों का अगर मैं रेशो निकालूं तो अनुकूल परिणाम ऊपर, कुल परिणाम नीचे, दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का। 2 का डिवाइड दिया 1, 2 का डिवाइड दिया 3, तो इसको हम क्या कहेंगे, सैद्धांतिक प्रायिकता कहेंगे। क्लियर। अच्छा, अगला टॉपिक हमारा यह है कि जो हमारी प्रायिकता होती है वो सदैव 1 के बराबर और 1 से छोटी हो सकती है, या फिर 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो सकती है। 0 किसकी प्रायिकता होगी, इम्पॉसिबल इवेंट यानी असंभव घटना की। और 1 किसकी प्रायिकता होगी, श्योर इवेंट यानी कि निश्चित घटना की। और पीई, अब इनके बीच में कोई भी कंडीशन हो सकती है जो कि आपको चाहिए हो, वो इनके बीच की प्रायिकता कोई भी हो सकती है। क्लियर। एक बात और, प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती है। अगर माइनस में हो तो आप शो कर देना कि ये प्रायिकता है ही नहीं। ना तो वो 1 से बड़ी होगी ना 0 से छोटी। अगर 0 से छोटी चली जाती है तो मतलब माइनस में होती है, और माइनस में तो प्रायिकता पॉसिबल ही नहीं है, और 1 से बड़ी पॉसिबल नहीं हो सकती। अब अगला टॉपिक हमारा कुछ घटनाओं के परिणाम। देखो, एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं, या तो हमें हेड मिलता है जिसको हिंदी में चित कहते हैं, या टेल मिलता है जिसको हम हिंदी में पट कहते हैं। अगर हमने एक सिक्का उछालते हैं तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। क्वेश्चन के अंदर बोलता है अगर आपने एक सिक्के को 2 बार उछाल दिया या 2 सिक्के को 1 बार उछाल दिया तो कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। देखो, अगर हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो क्या पता फर्स्ट टाइम हमें हेड मिला हो, सेकंड टाइम भी हेड मिला हो, क्योंकि 2 बार हमने उछाला है। ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट टाइम टेल मिला हो, सेकंड टाइम भी टेल मिला हो। ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम टेल, फर्स्ट टाइम टेल, सेकंड टाइम हेड। तो इस तरीके से टोटल कितने परिणाम बनते हैं, 4 परिणाम बनते हैं।
अब कुल परिणाम निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक सिक्के में कितने पहलू हैं, दो, दो लिखा, कितनी बार उछाल रहे हैं, दो बार उछाल रहे हैं तो गुणा में दो। आप इसको भी ले सकते हो, दो सिक्के हैं, दो आया, कितनी बार उछालेंगे हम इनको, एक बार, तो यानी कि एक सिक्के को दो बार उछालने पे हमारा जो आउटकम हुआ वो तो कुल मिला के दो है ना, फेस तो दो हुए और दो सिक्के हुए, दो गुणा में दो, टोटल कितना आ गया, चार आ गया। अब एक सिक्के को तीन बार उछाला जाए या तीन सिक्के को एक बार उछाला जाए, इसके अंदर भी टोटल कंडीशन हमारी क्या बनेगी, 80 बनेगी। सिक्के के कितने पहलू हैं, दो, ठीक है, और हम कितनी बार उछाल रहे हैं इसको, तीन बार, तो एक बार, दो बार, तीन बार, इस तरीके से इसको हम लेंगे। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 8। अब बनाने का तरीका आपको कैसे बनाना है, चार बार हेड, एक, दो, तीन, चार, चार बार टेल, एक, दो, तीन, चार, फिर दो बार हेड, दो बार टेल, दो बार हेड, दो बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, इस तरीके से आपके टोटल 8 आउटकम बनेंगे। अब अगली कंडीशन आती है कि एक सिक्के को अगर चार बार उछाला जाए तो कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। अब एक सिक्के को देखो कितने चारे होते हैं, इसके अंदर दो, चार बार उछाल रहे हैं तो एक बार उछाला, दो आउटकम आएंगे, दो बार, तीन बार, चार बार, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे, 16। बनाने का तरीका, अब 16 का आधा कितना होता है, 8, आपको 8 बार हेड, 8 बार टेल लिखना है, फिर चार बार हेड, चार बार टेल, चार बार हेड, चार बार टेल, फिर दो बार हेड, दो टेल, दो हेड, दो टेल, दो हेड, दो टेल, दो हेड, दो टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल, इस तरीके से आपको पूरी लाइन लिख देनी है और आपके टोटल 16 फेवरेबल आउटकम आपको टोटल सैंपल स्पेस मिल के तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन में 1 मार्क्स में केवल इतना पूछा जा सकता है कि कुल परिणाम कितने होंगे, बट इसके रिगार्डिंग में और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के लिए वो या तो 3 कॉइन का या 2 कॉइन का या 1 कॉइन का ही बनता है। 4 कॉइन का आपका बहुत रेयर चांस है, बस केवल इतना पूछा जा सकता है कि कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, तो वो टोटल 16 हो सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम 3 सिक्कों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब 3 सिक्कों को उछालने पे कुल परिणाम हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि आपको 3 चित्त न प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी अब 3 हेड बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब 3 हेड किस में होते हैं, इसमें होते हैं, आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इस वाले केस को हम हटा देंगे। टोटल कितने हमारे पास, 8, 8 में से हमने एक केस को हटा दिया, कितने बचे टोटल, 7, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 7 बटे में 8 हो जाएगी। क्वेश्चन क्या आता है, दो चित्त न होने की प्रायिकता, यानी आपको वो केस ढूंढने हैं जिसमें आपके पास दो हेड आ रहे हों, ठीक है, फिर उसको हम टोटल में से हटा देंगे तो हमें दो चित्त नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें से अगर हम केस ढूंढे तो हेड हेड टेल, दो चित्त आ रही है, हेड टेल हेड, दो हेड आ रहे हैं, टेल हेड हेड, कुल मिला के 3 ऐसे केस हैं जिसके अंदर दो हेड आते हैं। टोटल में से, टोटल कितने केस हैं, 8, 8 में से इन तीनों को हटा दो, क्यों हटा दें, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ये नहीं होनी चाहिए, तो इन तीनों को हम लाइन में से हटा देंगे। 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5, टोटल आउटकम कितने हैं, 8, तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। क्वेश्चन कहता है एक चित्त न होने की प्रायिकता, खाली एक ही हेड नहीं होना चाहिए, तो यानी कि एक हेड नहीं होना चाहिए तो दो टेल होंगे, ठीक है, पहले हम निकालेंगे एक हेड होने की, फिर नहीं होने की निकाल लेंगे। अब एक हेड होगा तो डेफिनेटली दो ही टेल होंगी, टेल हेड टेल एक ही हेड है, टेल टेल हेड एक ही हेड है, कितने हुए टोटल, 3, बोला नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, टोटल में से इन तीनों केस को हटा देंगे, कितने बचे, 5, 5 बटे में 8 हो गया। फिर क्वेश्चन कहता है कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, अब कम से कम को इंग्लिश में कहते हैं एटलीस्ट वन हेड अकर, एक हेड तो आना ही चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक हेड आना चाहिए, दो भी तो हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने कम से कम को बोला है, कम से कम एक आना चाहिए, एक आ सकता है, दो भी तो आ सकते हैं और तीन भी आ सकते हैं। एटलीस्ट के अंदर आपको जो मिनिमम लिमिट दी जाएगी आप उसको तो रख मेंटेन करोगे ही करोगे, आप अगर उससे ऊपर जा सकते हो तो वो भी ला सकते हो। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि जैसे कि आपको आपके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा आपको कम से कम 60% तो लाने ही लाने हैं, जिसका मतलब क्या है,
अगर आप 70 भी ला सकते हो तब भी वो कुछ नहीं कहेंगे, 75 ले आओगे तब भी कुछ नहीं कहेंगे, 80 90 कितने भी ला सकते हो, लेकिन आपको 60 लाने ही लाने हैं। क्लियर? तो आप कम से कम की लिमिट को मेंटेन करोगे करोगे, ऊपर भी जा सकते हो बट उससे नीचे नहीं जा सकते। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई होती है, कम से कम एक हेड आना चाहिए, एक से ज़्यादा दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। तो एक हेड आने वाले कितने हुए? TTH, TST, STT, ये वो केस है जहाँ पर एक हेड आ सकता है। फिर दो वाले भी तो हो सकते हैं, HST, STH, THH, ये दो वाले होंगे। तीन वाले भी तो हो सकते हैं, तो ट्रिपल एच हो गया। तो टोटल मिला कितने आउटकम हुआ आपके? 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 7/8 हो गई। अगला है कम से कम दो चित आने की प्रायिकता। अब कम से कम दो बोल रहा है तो मिनिमम को तो आपको मेंटेन करना ही करना, आप ऊपर भी जा सकते हो, यानी 2 से 3 भी कर सकते हो। तो दो वाले सारे केस वही आ जाएंगे, 3 वाला आ जाएगा। टोटल कितने हुए? 4/8। प्रोबेबिलिटी निकाली कितनी आ गई? 1/2। फिर अगला कह रहा है एटलीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 चित तो आने ही चाहिए, कम से कम 3 आने चाहिए, ऊपर जा सकते हो। अब 3 से बड़ा कौन होता है? 4, पर 4 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 4 तो हमारे पास टोटल केस में ही केस नहीं है, तो खाली हम एक ही इसी वाले केस को उठाएंगे। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? एक ही केस बना ऐसा, 1/8 हो जाएगी। जैसे ये एटलीस्ट का केस है, इसी तरीके से एटमोस्ट का भी केस होगा। एटमोस्ट में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, यानी एटमोस्ट 1, हाँ चित को क्या कहेंगे? हेड कहेंगे, उसकी प्रायिकता पूछी जाए। अब एटमोस्ट में आपको मैक्सिमम लिमिट बता दी जाती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही ला सकते हो, इससे नीचे जा सकते हो, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अब मैंने क्या बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे कम भी हो सकता है यानी ज़ीरो भी हो सकता है। तो आपको वो वाले केस चूज़ करने जिसमें एक हेड आ रहा हो या एक भी हेड नहीं आ रहा हो। तो एक हेड आने वाले कौन कौन से हुए? TTH, STH, STT, एक हेड वाले हो गए। या फिर एक भी हेड ना हो, क्योंकि एटमोस्ट में आपको मैक्सिमम लिमिट बता दी है, इसे क्रॉस नहीं करना है। तो ज़ीरो वाले कौन से हुए? TTT, ये वाला हुआ। टोटल कितने हो गए हमारे यहाँ पे? 4 केस बने आपके, 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/8। फिर आगे लिखा आ गया ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि एटमोस्ट 2 हेड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, एक भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो आपको 2 हेड वाले केस लेने हैं, एक हेड वाले केस लेने हैं, और एक भी हेड नहीं आने वाले केस लेने हैं। तो दो वाले कौन कौन से होंगे आपके यहाँ पे? HST, STH, THH, दो वाले हो गए। एक वाले TTH, TST, STT, एक वाले हो गए। फिर ज़ीरो वाले जिसमें एक भी हेड ना हो, यानी TTT होगा। कितने केस बने? 1 2 3 4 5 6 7। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 7/8। फिर अगला आ गया ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट 3 चित आने की प्रायिकता। अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 होने की, दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो अगर इन केस को अगर हम लें तो ये तो आगे 3 वाले, ये 2 वाले, ये एक वाला, ये ज़ीरो वाला, कुल मिला के सारे ही आ गए। सारे आ गए तो 8 केस बने, टोटल भी 8 ही है। 8 में 8 का डिवाइड दे कितना आ गया? 1 आ गया। तो इस तरीके से एटलीस्ट और एटमोस्ट की प्रायिकता आप इस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब अगला केस आता हमारा, जब एक पासे को फेंका जाए तो कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल परिणाम कितने हुए? ये 6 हुए। इनको अगर काउंट करें तो टोटल 6 नंबर हैं, तो कुल परिणाम हमारे 6 हुए। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो सम संख्या यहाँ पे कौन कौन होगी? 2 4 6। सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। तो टोटल नंबर कितने हुए? 3। 3 ऊपर, टोटल कितने हैं? 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अगला है विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब विषम संख्या कौन होती है? जिसमें 2 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता। 1 3 5, कितने नंबर हुए? 3। 3 ऊपर, टोटल आउटकम कितना है? 6। दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अगला अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें अपने अलावा किसी और का डिवाइड नहीं जाता, अपने और 1 के अलावा। ठीक है, जैसे कि 3 है, 3 में या तो 3 का डिवाइड जाएगा या 1 का जाएगा, तो इन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ऐसी अभाज्य संख्या कितनी है? 2 3 5, 3 ही डिजिट है, 3 ऊपर, टोटल नंबर
नीचे। प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2। अब क्वेश्चन बोल दे भाज्य संख्या निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो अभाज्य को छोड़ने के बाद बचती है, या तो ऐसे कह सकते हैं, या फिर जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि 4 है, 4 में 2 का भी डिवाइड चला जाएगा, ठीक है, 4 में 4 का भी डिवाइड चला जाएगा, और 4 में 1 का भी डिवाइड चला जाएगा। टोटल कितने नंबर हुए 3, और ये क्या है 2 से ज़्यादा है, तो इसे हम क्या कहेंगे भाज्य संख्या। इसी तरीके से 6। अब यहाँ पर बात की जाए 1 की। 1 एक ऐसा इकलौता नंबर है जो न तो अभाज्य संख्या का पार्ट है और न भाज्य संख्या का पार्ट है, इसीलिए 1 को इन दोनों ग्रुप में ही नहीं लिया जाता। भाज्य संख्या होगी तो आपको क्या लेना है 4 और 6 को लेना है। कितने अंक हुए 2, 2 पर टोटल नंबर नीचे, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 एक कम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा। अगला अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। अब बोला अभाज्य संख्या नहीं चाहिए हमें, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। तो अभाज्य संख्या होती क्या है 2 3 5, टोटल 3 डिजिट है। आपको क्या करना है टोटल में से 6 में से इन तीनों को हटा देना है। क्यों हटा देना है, क्योंकि क्वेश्चन बोला ये चाहिए ही नहीं। तो टोटल 6 में से इन तीन के इसको हटा दिया, कितने बचे 3, टोटल नंबर नीचे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या आता है कि 2 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। अब 2 से बड़ी कौन होगी 3 4 5 6, कितने डिजिट हुए टोटल 4 डिजिट, तो 4 ऊपर टोटल नीचे, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आता है न तो सम संख्या होनी चाहिए और न अभाज्य संख्या होनी चाहिए, प्राप्त करने की प्रायिकता बताओ क्या होगी। अब सम संख्या क्या होती है 2 4 6, अभाज्य संख्या कितनी होती है 3 और 5, क्यों अभाज्य में 2 ऑलरेडी इसमें आ चुका है। बोला ये पाँचों नंबर ही नहीं चाहिए हमें। अब टोटल नंबर तो 6 ही होते हैं, 6 में से अगर इन 5 को हटा दें कितना बचेगा 1/6। क्लियर। अब सम और अभाज्य इन दोनों की कैटेगरी में 1 ही यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली लिख दो कि ना तो सम चाहिए ना अभाज्य चाहिए, तो 2 4 6 और 3 और 5 ये इन सभी को हटा दें, तो टोटल कुल मिला के एक इकलौता नंबर है जो ना तो इस ग्रुप में आया ना इस ग्रुप में आया, तो एक ही डिजिट हुआ, तो एक ऊपर 6 नीचे। या तो ऐसा कर लें आप, या आपके पास 5 डिजिट है, टोटल आउटकम्स यानी 6 में से इन पाँचों को हटा दें तब भी एक ही बचेगा। ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 2 और 6 के बीच में संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अब 2 और 6 के बीच की कौन सी होती है 3 4 5, कितने डिजिट हुए 3, तो 3 3 आ जाएगा ऊपर, टोटल डिजिट कितने हैं 6 है, दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन क्या रहा है 2 से 6 तक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो यहाँ वर्ड मैंने इस्तेमाल किया बीच में, और यहाँ क्या कह रहा हूँ 2 से 6 तक। अगर बीच में बोले तो ना तो आपको 2 को लेना है ना आपको 6 को लेना है, बीच के नंबर लेने 3 4 5। क्वेश्चन क्या आता है 2 से 6 तक, तो आपको 2 को भी इंक्लूड करना है और 6 को भी इंक्लूड करना है। कितने नंबर हो गए 5, 5 ऊपर टोटल नंबर नीचे, 5/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। क्वेश्चन क्या रहा है या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, उसको प्राप्त करने की प्रायिकता। अगर या वर्ड लिखा है तो इसका मतलब आप दोनों को ही इंक्लूड करेंगे, 2 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। तो टोटल डिजिट कितने हुए 2, 2 ऊपर टोटल नंबर नीचे, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 एक कम 2, 2 तिया 6। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम बोल दें कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या होती है जो को किसी डिजिट को खुद से गुणा करने पे प्राप्त होती है। अब जैसे कि यहाँ पर 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4, 3 को 3 से करेंगे कितना आएगा 9। तो ये 4 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, इन्हें हम कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो लेकिन हमारी जो अंक हैं वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, पाँचों को छालने पर टोटल 6 नंबर मिलते हैं। और इनमें अगर पूर्ण वर्ग संख्या देखी जाए तो इकलौता केवल 1 है और 4 है, 9 तो आ ही नहीं रहा, तो आपके पास कुल मिला के 2 अंक ही है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 1 और 4 है, तो दो टोटल 2 डिजिट बने आपके, तो 2 ऊपर और वैसे कितने हैं 6, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब अगला टॉपिक हमारा जब दो पासों को एक साथ उछाला जाए या एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो कुल मिला के हमारे पास ये 36 तरीके के आउटकम निकल कर आते हैं। क्या पता पहले डाइस के अंदर पहले पासे में 1, दूसरे में 1 आयो, पहले में 2, दूसरे में 1 आयो, 3 1 4 1 5 1 6 1 1 2 2 2 2 3 2 4 2, इस तरीके से टोटल 36 हमारे पास आउटकम बनते हैं 2 डाइस को उछालने पर।
अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है, बोले जब जब योग 2 प्राप्त हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी दोनों डाइस के जो अंक है उनको जोड़ने पे आपका 2 आना चाहिए। तो इकलौता केवल 1 1 ही होता है ऐसा नंबर जो जोड़ने पे आपको कितना देगा, 2 देगा। ठीक है, तो इन 36 में से केवल एक केस ऐसा बना, तो एक ऊपर टोटल केस नीचे, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। फिर क्या आता है, जब योग 3 प्राप्त हो, अब 3 वाले केस कौन से होंगे, एक तो 1 2, दूसरा 2 1, इन दोनों का जोड़ ही क्या निकल के आएगा, देखो 2 + 1 3, 1 + 2 3, दो केस बने आपके पास, 2/36। क्वेश्चन क्या आता है, जब योग कितना हो, 4 हो, कितने हो, 4। अब प्रायिकता बताओ कितनी होगी। अब 4 वाले केस के अंदर देखो जरा, 1 3 हो गया, 2 2 हो गया, 3 1 हो गया, तो 1 2 3, 3 केस ऐसे बने आपके पास, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/36। फिर आगे कह रहा है कि जोड़ कितना हो जाए, 5। अब 5 के लिए आपको देखो लाइन बाई लाइन चलना है, 1 + 4 5 होते हैं, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5, कितने हुए, 1 2 3 4। आपके पास 4 केस बने, 4/36। फिर कह रहा है अगर आपका योग, ये 5 का हो गया, 6 का योग 6 प्राप्त हो तो, अब 6 वाले कौन से होंगे, देखो 1 + 5 6, 2 + 4 3 + 3, 4 + 2 5 + 1, तो कितने केस बने, 1 2 3 4 5, 5 केस बने, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36। फिर क्या आता है, जब योग आपको 7 प्राप्त होता है, अब 7 वाले केस कौन से होंगे, 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2 6 + 1, यानी कि पूरी लाइन बन रही है आपकी, टोटल 6 केस बने, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/36। फिर क्या आता है, जब योग आपका कितना हो, 8 प्राप्त होता है, अब 8 वाला कौन होगा, 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4, 5 + 3, 6 + 2, 1 2 3 4 5, 5 केस बनते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/36 हो जाएगी। अगर हमें योग कितना बोले, 9 बोले कि जोड़ कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए दोनों डिजिट का, तो 9 वाले 3 + 6, 4 + 5, 5 + 4, 6 + 3, 1 2 3 4, टोटल 4 केस बनते हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/36 हो जाएगी। फिर क्वेश्चन कहता है कि योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो 10 वाले कौन होंगे, 4 + 6, 5 + 5, 6 + 4, 1 2 3 केस, 3 बनते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/36। फिर कहता है योग कितना होना चाहिए, 11, तो 11 के केवल 2 केस बनेंगे, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 2 हुए, प्रोबेबिलिटी होगी 2/36। फिर कहता है योग आपका कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, तो 12 वाला केस तो केवल एक ही बनता है, 6 और 6, 6 + 6 कितने होते हैं, 12, तो यहाँ लिख लिया मैंने, एक ही केस बना, 1/36। तो हमने जितने पढ़े यहाँ पे, सम 2 होना चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, तो उसकी मैंने यहाँ पे एक टेबल बना ली। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सम का पूछे तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन यही क्वेश्चन आपका एटलीस्ट और एटमोस्ट के केस में भी आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको कॉइन के अंदर पढ़ाया था, वहाँ पर भी एटलीस्ट और एटमोस्ट मामला था। अब क्वेश्चन क्या दे कि आपके पास है ना, आपने के पास 2 डाइस है और दोनों को आपने उछाला, उछालने पर जो जोड़ है दोनों डाइस का, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। अब मैंने आपको कम से कम का मतलब क्या बताया, कम से कम 2 होना चाहिए, यानी कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 9 10 11 12, यानी ये सम हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए, 2, यानी आप लोअर लिमिट आपको दे देखी है, आप अपर तक जा सकते हो जहाँ तक मैक्सिमम हो सके, बट उससे लोअर नहीं जा सकते। इसके लिए मैंने आपको उदाहरण क्या दिया था, आपके पेरेंट्स ने बोला कि आपको, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए 33 कम से कम तो चाहिए ही चाहिए, आप उससे नीचे नहीं जा सकते, अगर नीचे चलेगे तो फेल हो जाओगे। कम से कम 33 चाहिए, लेकिन अगर आपको 34 मिल गए तो तब भी आप पास हो, 60 मिल गए तो भी पास हो, 100 आउट ऑफ 100 मिल गए तब भी आप पास ही हो, लेकिन आप 33 से नीचे नहीं जा सकते। तो वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है कि जोड़ कम से कम 2 चाहिए, तो मतलब 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इन सभी डिजिट की आने वाली जो प्रायिकता है उन सभी को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यानी कि 2 आने की प्रायिकता कितनी थी, 1/36, 3 की 2/36, 4 की 3/36, 5 की, 6 की, 7 8 9 10 11 12, सभी को जोड़ लेंगे।
जोड़ने पे कितना आएगा 36/36, यानी कि प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। अब अगला केस बोल देता है कि जोड़ कम से कम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 2 को हटा देना है, कम से कम 3 होना चाहिए, मतलब आपको लोअर लिमिट दे दी, ऊपर जा सकते तो नीचे नहीं जा सकती। 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना सम हो सकता है। तो 3 आने की प्रायिकता कितनी है, 2/36। आप ये टेबल बना के रखें और इसके थ्रू डायरेक्टली आप देखते रहें कि 2 आने की प्रायिकता ये है, 3 की, 4 5 6 7 8 9 सबकी प्रायिकता को लिख लेना है। तो 3 आने की प्रायिकता 2/36, 3/36, ये 5 की, 6 7 8 9 10 11 12 सबको ऐड करेंगे, क्योंकि सबका बेस क्या है, नीचे से सेम है। तो डायरेक्टली ऊपर वाले नंबरों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 2 + 3, 3 + 4, 4 + 5, 5 + 6, 6 + 5, 5 + 4 ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 35/36। देखो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अब देखो हम 3 से लेके 12 तक को तो जोड़ ही रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से इंक्लूड नहीं है, खाली 2 वाली तो इंक्लूड नहीं है ना। तो मैंने क्या बताया था, अगर आप टोटल में से इस 2 वाले केस को हटा दें तो बाकी सबकी प्रायिकता निकल के आ जाएगी। टोटल कितना होगा, एक, एक में से 2 आने की प्रायिकता माइनस कर दे। अब 2 आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/36। एक में से माइनस करना 1/36, बेस इक्वल किया 36, नीचे कुछ नहीं सीधा गुणा कर दिया, 36 से कम 36 माइनस में 1, 36 में से 1 गया 35/36। तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। क्वेश्चन क्या दे कि जोड़ कम से कम कितना होना चाहिए, 4। तो ना 3 को लेना ना 4 को ले, हाँ सॉरी, कम से कम कितना होना चाहिए, 4। लोअर लिमिट दे दी आपको, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन सभी की प्रोबेबिलिटी को लिया जा सकता है। तो 4 आने की प्रायिकता 3/36, 4/36, 5/36, 6 5 4, इन सभी की प्रायिकता को लिया, बेस सबका सेम है, तो ऊपर वाले नंबर को हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना आ जाएगा, 33/36, ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी। या फिर हम इसको अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से नंबर नहीं है, 4 तक तो लेना ही है, खाली 2 और 3 ही तो नहीं है। तो आप एक काम करो, टोटल में से 2 की प्रायिकता और 3 की प्रायिकता, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़कर टोटल में से माइनस कर देंगे। अब 2 आने की प्रायिकता कितनी है, 1/36, 3 आने की प्रायिकता 2/36, तो 2 + 1 कितना हुआ, 3/36। नीचे कुछ भी नहीं है इसके, देखो 1 माइनस में 3/36, नीचे कुछ नहीं सीधा गुणा कर दिया, 36 से कम 36 -3, प्रोबेबिलिटी आ गई 33/36। क्लियर। एक जोड़ कम से कम कितना हो, 4 हो, मतलब 4 हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12, आप अपर लिमिट 12 तक जा सकते हो, बट 4 से नीचे नहीं जा सकते इस वाले केस के अंदर। तो अगले केस में बोला गया है कि जोड़ कम से कम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यानी 5 भी हो सकता है, 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी 13 नहीं होगा, 12 तक ही होगा। तो हम 5 के आने की प्रायिकता जो है वो कितनी होगी, 4/36, 5/36, 6/36, इन सभी को, इनके आगे वाले नंबरों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पे कितना आएगा, 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30/36 हो जाएगा। दूसरा केस हम ये भी लगा सकते हैं, देखो 5 तक है ना, तो इससे पीछे कौन कौन से नंबर नहीं है, 4 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, इन तीनों को ऐड करके टोटल यानी 1 में से माइनस कर देंगे। 2 + 3 + 4, अब 2 आने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, 1/36, 3 आने की 2/36, 4 आने की 3/36। ठीक है। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6/36, नीचे कुछ ही नहीं है, 36 से कम 36 माइनस में 6, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 30/36। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब अगला केस आ गया कि जोड़ कम से कम 6 होना चाहिए। अब कम से कम 6 होना चाहिए मतलब 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक हो सकता है। तो 6 आने की प्रायिकता कितनी है, 5/36, 7 आने की 6/36, 8 आने की 5/36, 9 आने की 4/36, 10 11 12 सबकी ले ली, सबको ऐड कर लेंगे ऊपर वाले नंबरों को, 26/36 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दूसरा केस ये ले सकते हैं कि आपके पास 6 से स्टार्टिंग हो रही है, मतलब कौन कौन सा नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है, कुल मिला के 4 नंबर नहीं है। तो
तो ये वाला तो होगा ही नहीं। 2 3 4 5 इनकी प्रोबेबिलिटी लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36, 3 आने की 2/36, 4 आने की 3/36, 5 आने की 4/36। ऊपर वाले नंबरों को ऐड कर लेते हैं। 4 3 7, 2 9 और 1 10। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है तो 36 से कम 36 माइनस में 10, 26/36। आंसर आपका वही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्वेश्चन क्या आता है कि कम से कम जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब 7 होना चाहिए तो प्रोबेबिलिटी कितनी ले सकते हैं, 7 वाली लेंगे, क्योंकि कम से कम 7 है। लोअर लिमिट दे दी, अपर तक जा सकते हैं। 7 8 7 8 9 10 11 इन सभी की प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 7 की प्रोबेबिलिटी 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। ऊपर वाले जितने नंबर दे रखे हैं ऐड करेंगे 21/36। तो अब देखो इसमें कौन कौन से नंबर इंक्लूड नहीं हो रहे, 6 नहीं हो रहा, 5 4 3 2 ये नंबर इंक्लूड नहीं हो रहे। तो आप टोटल यानी 1 में से P2 P3 P4 P5 P6 इन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके 1 में से माइनस कर देंगे, तब भी आंसर आपका यही निकल के आएगा। तो 2 की प्रोबेबिलिटी 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36। ऊपर वाले नंबरों को ऐड किया 15/36। नीचे कुछ नहीं, सीधा गुणा करेंगे, 36 1 जा 36 माइनस में 15, माइनस करने पे कितना है 21/36। आंसर आपका वही आएगा जो पहले आ रहा था। अब अगला क्वेश्चन हमें पूछ ले कि सम जो है वो एटलीस्ट 8 होना चाहिए। अब 8 होने के लिए क्या लेंगे, 8 9 10 11 12 इनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लेंगे। 8 की प्रोबेबिलिटी 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। ऐड करा इनको तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 15/36। क्लियर। फिर अगला कह रहा है सम जो है वो एटलीस्ट 9 होना चाहिए। अब 9 होगा तो 9 ले सकते हैं। 10 11 एंड 12 इन चार की ही लेंगे, तो 9 की प्रोबेबिलिटी 4/36, 3/36, 2/36 एंड 1/36। सभी को ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/36। फिर बोलता है सम जो है वो एटलीस्ट 10 होना चाहिए। तो 10 होना चाहिए तो 10 11 12 इन तीनों की प्रोबेबिलिटी लेंगे, ऐड करके यहाँ लिख देंगे। उससे अगले में क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 11 होना चाहिए, मतलब कम से कम 11, 11 से ऊपर भी हो सकता है। तो 11 और 12 दोनों की ले लेंगे, 2/36, 1/36। फिर बोला एटलीस्ट 12 होना चाहिए, तो एटलीस्ट 12 के अंदर केवल आपको 12 की ही लेनी है, क्योंकि 12 से ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। क्लियर। तो ये था मामला एटलीस्ट का। अब हम डिस्कस करेंगे इन्हीं क्वेश्चनों को एटमोस्ट के अंदर। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे एटमोस्ट का केस, जिसके अंदर पहले आपको बेसिकली 2 का सम, 3 का सम, 4 का सम आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखी होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं को देखकर ही हम आगे के पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो देखो अब हम बात करेंगे एटमोस्ट यानी कि अधिक से अधिक 2। क्वेश्चन क्या रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो जोड़ है वो 2 ही चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैक्सिमम लिमिट बता दी जाती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही जोड़ चाहिए। 2 से नीचे जा सकते हो, 2 से ऊपर नहीं जा सकते। तो 2 से नीचे तुम जा ही नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम इसमें 2 सम आ रहा है। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/1/36। क्वेश्चन क्या रहा है एटमोस्ट 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 आना चाहिए जोड़। अब 3 आना चाहिए तो मतलब 3 तो होना चाहिए, कम में जा सकते हो, ऊपर नहीं जा सकते। तो 2 और 3 2 केस बनते हैं। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी और 3 आने की प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड करेंगे। 2 आने की कितनी है 1/36, 3 आने की 2/36, दोनों को ऐड किया 2 + 1 3/36 हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि एटमोस्ट 4, ज़्यादा से ज़्यादा जो सम है वो आपका 4 आना चाहिए। अब 4 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/36, 2/36, 1/36। ऐड कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36। फिर अगर क्वेश्चन कहता है कि जो सम है आपका वो कितना आना चाहिए, कि एटमोस्ट 5 होना चाहिए। बोले एटमोस्ट 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 होना चाहिए जोड़। तो 5 हो सकता है, 4 3 2। तो 5 आने प्रोबेबिलिटी 4/36, 3/36, 2/36, 1/36, 0/1 आने की तो होती ही नहीं है, तो 1 की तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। तो खाली हमें यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी लेनी है 5 के लिए। तो 1/36, 2/36, 3/36, 4/36 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10/36।
अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जैसे कि जो एटमोस्ट सम है ना, कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6, जिसका मतलब है आपको 6 की लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। तो 6 की लेनी है, 5 4 3 2, तो 6 की प्रोबेबिलिटी 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36, ये रही। इन सभी को ऐड कर देंगे 15 अपॉन में 36। अगला केस हमारा कि जो सम है हमारा वो एटमोस्ट 7 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी, 3 भी, 2 भी, इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो 7 से पीछे वाली 6 5 4 3 2 1, इन सभी की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 21 अपॉन में 36 हो जाएगा। अगला है हमारा सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकता है, 8 से ऊपर नहीं हो सकता, नीचे हो सकता है। 7 6 5 4 3 2 1, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 अपॉन में 36, 6 अपॉन में 36, 5 अपॉन 36, 4 अपॉन 36, 3 अपॉन में 36, 2 अपॉन में 36, 1 अपॉन में 36, सभी को ऐड करेंगे 26 अपॉन में 36 निकल के आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि हमारे टोटल सम कहाँ तक जा रहा है, 12 तक का, हमें 8 से पीछे तक के लेने हैं, या फिर हम टोटल में से 9 10 11 12 इन चारों की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें। 1 में से प्रोबेबिलिटी 9 की, 10 की, 11 की, 12 की माइनस कर दें। 9 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/36, 10 की 3/36, 11 की 2/36 एंड 12 की 1/36। तो 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, 10 अपॉन में 36, नीचे कुछ नहीं, सीधा गुणा कर देंगे, 36 माइनस में 10, कितना निकल के आएगा, 26 अपॉन में 36। आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा, आंसर आपका वही निकल के आएगा जो इस तरीके से निकल के आया है। अगला केस बोल दिया जाए कि जो सम है वो कितना होना चाहिए, एटमोस्ट 9, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपका 9 हो सकता है, 9 से नीचे हो सकता, 9 से ऊपर नहीं हो सकता। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी लेनी है, 9 की, 8 7 6 5 4 3 2, यहाँ तक की लेनी है। ऐड करेंगे सभी को, 30 अपॉन में 36, ये आ जाएगा। ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि आपने 9 से पीछे तक की लेनी है। कौन कौन सी नहीं लिया आपने, 10 11 12, इन तीनों को 1 में से माइनस कर देंगे। 10 की प्रोबेबिलिटी 3/36, 11 की 2/36 एंड 12 की 1/36, ऐड किया, 3 2 5 और 1 6, 6/36, नीचे कुछ नहीं, सीधा गुणा कर दिया, 36 माइनस में 36 बन जा 36 माइनस में 6, 30/36, आंसर वही आएगा जो आपका ऊपर आया था, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये तो हो गया एटमोस्ट 9 का। अब अगला आ गया जो सम हमारा एटमोस्ट 10 होना चाहिए। अब 10 होने के लिए मैक्सिमम लिमिट आपको 10 दे दी, ऊपर नहीं जा सकते, नीचे जा सकते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है। तो 10 आने प्रोबेबिलिटी 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36, इन सभी को 10 से पीछे वाले को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे कितना है, 33/36 आया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको 10 से पीछे तक के लेने हैं, इससे बेटर 11 और 12 दोनों नहीं लिए ना आपने, तो टोटल में से 11 और 12 इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 11 की प्रोबेबिलिटी 2/36, 12 की प्रोबेबिलिटी 1/36, दोनों का बेस सेम है, 2 + 1 3/36, नीचे कुछ नहीं है, 36 बन जा 36 माइनस में 3, 36 में से 3 गया 33/36, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर अगला बोला एटमोस्ट 11, जो सम है ना एटमोस्ट 11 होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 11, आप 11 क्रॉस नहीं कर सकते, 11 से नीचे रह सकते हो। तो 11 10 9 8 7 6 इन सब की प्रोबेबिलिटी को लेंगे, यानी 11 से पीछे तक के जितने नंबर दे रखे हैं सभी को आपको ऐड कर लेना है। इन प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35/36, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है इसका कि आपने 11 तक लेना है, कौन सा नहीं लिया, 12 तो नहीं लिया, तो टोटल में से खाली 12 की प्रोबेबिलिटी को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 12 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/36, 36 बन जा 36 माइनस में 1, 35/36, ये इसकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। अगला केस हमारा कि एटमोस्ट 12, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोबेबिलिटी कहाँ तक लेनी है, 12 तक लेनी है, 12 से नीचे नहीं, ऊपर नहीं जा सकते, नीचे जा सकते हो, तो मैक्सिमम तो 12 ही आ गया। तो 12 के नीचे की सारी प्रोबेबिलिटी आपको ले लेनी है, तो सारे नंबर आ जाएंगे, सारे नंबरों को ऐड करोगे 36/36, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी आपके निकल के 1 आ जाएगी,
क्लियर। ये हो गया आपके सारे एटमोस्ट के केस। इनमें से आपको कोई सा भी केस एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको सारे ही केस यहाँ पे बता दिए हैं। अब अगले केस आते हैं डबल डाइस के, कि आपने 2 डाइस उछाले, दोनों डाइस में आपको इवन नंबर मिल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। अब देखो दोनों में क्या आ गया, इवन नंबर। अब इवन का जस्ट अपोजिट कौन होता है, ओड होता है। क्वेश्चन आपको चाहे इवन के केस में बोल दे या ऐसे बोल दे कि दोनों पासों में आपको विषम संख्या प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों में विषम संख्या प्राप्त नहीं होगी तो कौन सी होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। अब सम संख्या वाले केसेस में ढूंढने आपको केवल, तो सम संख्या वाले केस कौन होंगे, 2 2, 2 4, 2 6, 4 2, 4 4, 4 6, 6 2, 6 4, 6 6। ये वो केस है जिसमें दोनों ही डाइस के अंदर इवन नंबर आ रहे हैं, यानी सम संख्या आ रही है। तो उनको मैंने यहाँ लिख लिया। कितने केस बने हमारे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/36। ये तो हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम, अनुकूल परिणाम, और ये हमारा कुल परिणाम हो गया। क्लियर। क्वेश्चन ये पूछ ले हमसे कि दोनों पासों में आपको विषम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अब विषम का उल्टा कौन होता है, सम। या तो विषम बोल दे या बोल दे दोनों पासों में सम संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर सम नहीं होगी तो डेफिनेटली विषम ही होगी। अब इसके कौन कौन से केस बनते हैं, 1 1, 1 3, 1 5, 3 1, 3 3, 3 5, 5 1, 5 3, 5 5। देखो दोनों के अंदर कौन आ रहे हैं, विषम संख्या ही प्राप्त हो रही है हमारी। तो इसके भी टोटल कितने केस बने, 9 बने। प्रोबेबिलिटी 9/36 हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है दोनों में सेम संख्या आनी चाहिए, तो यानी सेम संख्या कौन होगी, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। कितने केस बने, 6। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36। फिर क्वेश्चन में बोले दोनों पासों में एक समान संख्या प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अब समान संख्या वाले केस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। जब आपको नहीं बोल दिया जाए ना तो आप सीधा सीधा क्या करो, टोटल में से जो होने वाले केस है उनको हटा दो। तो टोटल कितने, 36। बोले ये नहीं चाहिए तो 36 में से इन 6 केस को माइनस कर दो। 36 में से 6 क्या कितना है, 30, अपॉन में कितना है, 36। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या दे कि दोनों पासों में अभाज्य संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें केवल अपने ही टेबल का डिवाइड जाता है। तो 2 3 5 ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, तो जिनमें केवल 2 3 5 हो, हमें वही संख्याएं लेनी है। तो 2 2 दोनों में प्राइम संख्या है, 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5 5 2 5 3 5 5। तो केवल यही वो केस है जिसके अंदर दोनों संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या हैं। तो टोटल कितने केस बने, 9, 9/36। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अगला है कि बोले पहले पासे में तो सम संख्या होनी चाहिए, दूसरे पासे में आपके पास विषम संख्या होनी चाहिए। तो पहले पासे में आपको केवल 2 4 6 वाली होनी चाहिए, दूसरे वाले में 1 3 5 वाली संख्या होनी चाहिए। तो 2 1, 2 3, 2 5, 4 1, 4 3, 4 5, फिर 6 1, 6 3, 6 5। कितने केस बने, 9, 9/36 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। फिर क्या रहा, पहले पासे में विषम संख्या, दूसरे पासे में सम संख्या होनी चाहिए, जस्ट इसका उल्टा हो गया। अब पहले ये लेना है देन ये लेना है। तो 1 2, 1 4, 1 6, 3 2, 3 4, 3 6, 5 2, 5 4, 5 6। कितने केस बने, 9। प्रोबेबिलिटी होगी 9/36। फिर कह रहा पहले पासे में तो पहले पासे में 5, दूसरे पासे में कोई भी अंक आने की प्रायिकता। अब पहले वाले में स्टार्टिंग में 5 है ना जी, बस। दूसरे वाले में कुछ भी आए चाहे, तो पहले वाले में 5 ही आएगा, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5। ये हो गया, और 5 6 हो गया। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको पहले मैं ठीक कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये होगा किसी पासे में 5 प्राप्त होने की प्रायिकता निकालने में। तो 5 होना चाहिए चाहे किसी में हो, चाहे पहले वाले में चाहे दूसरे वाले में। तो 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 हो गया। ठीक है, दूसरे वाले पासे में 5 हो सकता है, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5 और 6 5। वापस से देखो इसमें भी 5 5 आता है, लेकिन हमें नहीं लेना, क्यों, हम ऑलरेडी एक बार ले चुके हैं। देखो ये पूरी लाइन है, इसमें सभी में 5 5 आ रहा है, और ये वाली लाइन है इसमें भी 5 5 आ रहा है। बट ये वाला केस 2 बार रिपीट होता है, बट हमें इसको एक ही बार लेना है, डबल बार नहीं लेना है। इसीलिए टोटल बनते हैं 11 केस, 11/36। ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब अगला केस आता हमारा प्रोडक्ट का, यानी कि दोनों डाइस का जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या हो सकता है। तो मैंने डाइस के सारे नंबरों को यहाँ लिख लिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहली और दूसरी दोनों डाइस के नंबरों को अगर मैंने गुणा किया, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3
1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, ये आ गया। 2 को 1 से किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। फिर ऐसे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इस तरीके से 3 का टेबल, 4 का, 5 का, 6 का, ये नंबर आ गए। क्वेश्चन कहता है कि आपको दोनों डाइस का जो प्रोडक्ट है वो 1 मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको प्रोडक्ट 1 मिले, तो 1 मिलने वाला कौन सा केस है, खाली एक ही है, 1 1 ज़ा 1, एक ही मिला। और अगर इनको देखा जाए तो टोटल ये 36 केस है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/36। प्रोडक्ट अगर 2 मिले तो ऐसे कौन से केस होंगे, 2 1 1 2, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 1 1 2 ज़ा 2, दो केस बने, 2/36। 3 मिलने की, 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, दो केस बने, 2/36। प्रोडक्ट 4 मिले तो 4 1 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये केस बनते हैं। 3/36 क्योंकि 3 केस बने। अगर इनका प्रोडक्ट 5 बने तो 5 1 ज़ा 5, 1 5 ज़ा 5, दो केस बने, प्रोबेबिलिटी 2/36। 6 मिलने की, 6 1 ज़ा 6, देखा जाए तो एक तरीके से फैक्ट्री बनते ही है, 1 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, कितने केस बने, 4, प्रोबेबिलिटी 4/36। फिर 6 के बाद 7 तो आएगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि 7 इसमें कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो 7 हमें नहीं लेना है। 8 तो आ रहा है, 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, दो केस बने, 2/36 बना। फिर अगला 9 आने की, 3 इंटू 3, केवल इसका यही केस बनेगा। 9 1 ज़ा 9 हो नहीं सकता, क्योंकि डाइस में टोटल 9 नंबर तो होते ही नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे 9 होता और यहाँ 1 होता तब जाके 9 1 ज़ा 9 आता, बट हमारे पास डाइस में 9 तो है ही नहीं। लेकिन ये वाला केस तो है ना 9 ये वाला, 3 इसका और 3 इसका, तो इसीलिए एक केस बनेगा, 1/36 होगी। 10 का 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, दो केस बने, 2/36। 12 के 6 इंटू 2, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, टोटल 4 केस बने, 4/36। 11 का बन नहीं सकता, ना 13 का बनेगा ना 14 का, सीधा 15 का बनेगा। 15 का 3/5, 5/3, दो केस बने, 2/36। फिर 16 के एक ही केस बनेगा, 4 इंटू 4, 16, एक बना तो 1/36। 18 आने के 17 का हो नहीं सकता, क्योंकि 17 केस में होते ही नहीं केस। 18 का 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, दो केस बने तो प्रोबेबिलिटी 2/36। अगला 20 के 4 इंटू 5, 5 इंटू 4, दो केस बने तो प्रोबेबिलिटी 2/36। 24 के 6 इंटू 4, 4 इंटू 6, दो केस बने, प्रोबेबिलिटी 2/36। 25 के एक ही केस बना, 5 इंटू 5, एक बना तो 1/36। 30 के दो केस बने, 5 इंटू 6, 6 इंटू 5, तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/36। 36 आने के एक ही केस बनेगा, 6 इंटू 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/36। क्लियर। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी की कंडीशन थी, जब दो डाइस को एक साथ उछालेंगे तो डाइस का प्रोडक्ट का नंबर क्या क्या हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी है। इनमें से कोई सा भी पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि एक कॉइन को अगर हम 2 बार उछालते हैं, 3 बार उछालते हैं, 4 बार उछालते हैं तो इनके टोटल आउटकम आ जाते हैं। इसी तरीके से एक डाइस को जब उछाला जाता है, सिंगल डाइस को, तब उसके टोटल रिजल्ट होते हैं 6, क्योंकि इसमें 6 नंबर आ सकते हैं। दो डाइस को उछालते हैं तो 6 गुणा 6, 36 रिजल्ट आते हैं। अब 3 डाइस को अगर उछाला जाए, देखो एक डाइस में 6 केस होते हैं, 2 बार उछालेंगे तो 2 बार लिख देना है, 3 बार उछालेंगे तो आपको 3 बार लिख देना है। 6 गुणा 6 गुणा 6, टोटल 216 केस आपके पास बनेंगे। अब एग्ज़ाम में 216 केस का तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, तो आपसे केवल इतना पूछा जा सकता है कि टोटल आउटकम आपके पास कितने बनेंगे, तो वो कितने हो जाएंगे, 216 होंगे। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो ताश की गड्डी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं उसको मैंने यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल के दिखा रखा आपको। देखो ये जो होते हैं ना, इनको हिंदी में कहते हैं चीड़ी के पत्ते, और ये कैसे कलर में होते हैं, ब्लैक कलर में, इंग्लिश में इनको क्लब कहते हैं। जिसमें ये उल्टे रंग का हार्ट बना हुआ है, इसे कहते हैं हम हुक्म का पत्ता, ठीक है। और ये भी क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। फिर आता है पान, जिसको देखने में ये हार्ट की तरह लगता है और ये रेड कलर का होता है। हर एक नंबर, हर एक कार्ड एक सिंगल डिजिट में होता है, जैसे कि एक है, या जैसे हम नॉर्मल गिनती में एक बोलते हैं, बट कार्ड में इसको एस बोलते हैं। फिर गिनती चलती है हमारी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे फिर 10 के बाद में जैक होता है, क्वीन होती है एंड
किंग होता है। क्लियर। इसी तरीके से ईंट, ईंट को इंग्लिश में कहते हैं डायमंड। क्लियर। इसकी शेप कैसी होती है, इस तरीके से, एक रोम्बस टाइप में या एक काइट की तरह समझ लो आप, इस तरीके से होती है। ये भी कैसे कलर में होता है, रेड कलर में होता है। अब यहाँ पर जैसे ईंट है, ईंट में केवल एक ही इक्का होगा, दो भी एक ही होगा, तीन भी एक ही होगा। हर टाइप के पत्ते में हर टाइप का पत्ता एक ही होगा। लेकिन अगर बात कर लीजिए टोटल एज कितने होंगे, एक दो तीन चार। टोटल दो कितने होंगे, एक दो तीन चार। अगर कलर को मेंशन ना किया जाए तो यहाँ पर पूछ लिया जाए किंग जैक कितने होंगे, एक दो तीन चार। क्वीन एक दो तीन चार, किंग एक दो तीन चार। हर टाइप के चार पत्ते होंगे। लेकिन जो कलर के हिसाब से पूछा जाए या फिर बोला जाए, ईंट पान हुकुम चीड़ी के हिसाब से बोला जाए, तो इनके हिसाब से एक एक होगा। और कलर के हिसाब से बोला जाए तो रेड कलर के दो इक्के, ब्लैक कलर के भी दो इक्के। ब्लैक कलर के दो रंग, दो दो होते हैं, रेड में भी दो होते हैं, ब्लैक में दो दो। हर टाइप के पत्ते कलर के हिसाब से दो दो होते हैं। टोटल पूछा जाए तो चार चार होते हैं। और अगर बोला जाए पान के कितने होते हैं, तो पान का हर एक टाइप का एक एक ही पत्ता होता है यहाँ पे। ठीक है। अब जिनमें तस्वीर बनी होती है उन्हें हम कहते हैं तस्वीर वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं टोटल, तीन, तीन छः, तीन नौ, तीन बारह। बोलो ब्लैक कलर के कितने होते हैं, तीन और तीन छः। रेड कलर के कितने होते हैं, तीन और तीन छः। क्लियर। तो आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब इनको थोड़ा डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हम इनको साथ में तो लेके जाएंगे नहीं, हमें माइंड में ही रखना पड़ेगा। तो ताश की गड्डी में टोटल होते हैं 52 कार्ड, 52 पत्ते, जिसमें से 26 होते हैं रेड, 26 होते हैं ब्लैक। अब रेड कलर को भी दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला पान का, ईंट का। पान की शेप ऐसी दिखेगी, ईंट की शेप ऐसी दिखेगी। अब इनमें जो कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, किंग, क्वीन, जैक, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, आखिरी का पत्ता एस होगा यानी इक्का। इसी तरीके से ईंट में भी यही कहानी होगी सेम। हुकुम ब्लैक कलर का होता है, चिड़ी ब्लैक कलर की होती है। हर टाइप के 13 13 पत्ते होते हैं। तो इसमें भी सेम वही कहानी होगी, किंग, क्वीन, जैक, 10 से लेके फिर एक तक। इसी तरीके से किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हो गया। अब मैं बोलूँ फेस कार्ड, जिसमें तस्वीर बनी होती है उन्हें फेस कार्ड कहते हैं। चार किंग होते हैं, चार क्वीन, चार जैक, टोटल 12 पत्ते। हर टाइप का कितने पत्ते होते हैं, चार होते हैं। इक्के चार, किंग चार, क्वीन चार, जैक चार, ये होते हैं पत्ते। अब एग्जाम में आने वाले इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टोटल पत्ते तो 52 होते हैं, हमें पता है, बोले लाल रंग का पत्ता निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है, निकाला गया पत्ता लाल रंग का है। अब हमें लाल रंग के पत्ते तो हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं। देखो ये 13 पत्ते तो ये होते हैं और 13 ये होते हैं। अब लाल में से कौन सा पत्ता निकाला, क्या पता ये निकला है, क्या पता ये निकला है, क्या पता ये, क्या पता ये, हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे ग्रुप को ही उठा लेंगे। तो लाल रंग में 13 पत्ते तो ये हो गए, 13 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 26। तो पूरा ग्रुप ही ले लेंगे। अगर पूरा ग्रुप ले लिया तो डेफिनेटली इसी ग्रुप का वो ही पत्ता, इनमें कोई ना कोई तो वो होगा ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26 अपॉन में 52। काटेंगे तो 1 अपॉन में 2। या तो बोलते लाल रंग का है, या ऐसे बोलते काले रंग का नहीं है, काले रंग का नहीं है। तो हमें सीधा समझ में आ जाएगा काले रंग का नहीं है तो लाल ही होगा। क्यों, क्योंकि ताश के गड्ढे में पत्ते दो तरीके के होते हैं, या तो लाल होता है या काला होता है। काला नहीं है तो लाल ही होगा। लाल कितने, 26, तो प्रोबेबिलिटी 26/52। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल में से ब्लैक वाले माइनस कर देंगे, 52 में से 26 माइनस करें तब भी कितना आएगा, 26 ही आएगा। 26/52, दोनों में डिवाइड जा रहा है 26 का, 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। यह हमसे बोल देता है कि काले रंग का पत्ता होना चाहिए। अब निकाला गया पत्ता काले रंग का है। अब काले रंग के हमारे पास देखो 13 पत्ते तो ये हैं, ठीक है, और 13 ही पत्ते ये हैं, टोटल कितने हो गए 26। अब निकाला गया पत्ता तो कोई एक है, बट हमें तो नहीं मालूम कि वो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, कोई सही मालूम नहीं हमें। तो हम इन दोनों के जो ग्रुप है, टोटल 26 का ग्रुप है, तो 26 को ऊपर रख लेंगे बटे में 52, आंसर 1/2 आएगा। या तो ऐसे बोले ब्लैक रंग का है, या ऐसे बोल देगा कि रेड कलर का नहीं है। इसका मतलब अगर रेड कलर का नहीं है तो डेफिनेटली वो किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का ही होगा। तो रेड कलर के कितने होते हैं 26, टोटल में से रेड कलर वाले माइनस कर दो तब भी 26 ही बचेगा अपॉन में 52, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। और पूरक में मैंने क्या बताया था कि दोनों का जो जोड़ होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है।
क्योंकि दो ही टाइप के पत्ते हैं हमारे पास केवल, या तो लाल है या ब्लैक है। तो डायरेक्टली अगर हम 52 में से 26 माइनस करें तो हमें वही रिजल्ट मिलेगा जो इसका आंसर आ रहा है। 52 में 26 गए, 26/52, आंसर निकाला कितना आ गया, 1/2 आ गया। फिर अगर बोल दे कि पान का पत्ता निकालना है, ठीक है। अब पान किसे कहते हैं, पान बोलते हैं इसे, सॉरी, पान बोलते हैं इसे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हार्ट। अब पान के पत्ते कितने होते हैं, 13, तो प्रोबेबिलिटी 13/52। या बोल दे ईंट का पत्ता निकाला है। अब ईंट किसे बोलते हैं, ईंट तो इसे बोलते हैं। अब ईंट के भी कितने होते हैं, 13, इसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगी। या बोल दे हुक्म का पत्ता निकाला है। हुक्म किसे बोलते हैं, हुक्म बोलते हैं इस ब्लैक कलर के हार्ट को जो कि उल्टा बना होता है। टोटल इसके भी कितने होते हैं, 13 ही पत्ते होते हैं, 13/52। या बोल दे चिड़ी का पत्ता निकाला है। अब चिड़ी के कितने होते हैं, 13। आपको दिमाग में ये सारे के सारे लर्न होने चाहिए कि किस टाइप के कितने पत्ते होते हैं, आपको प्रैक्टिकली दिखाई दे। बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में छप जाए कि ये चिड़ी का है, ये हुक्म का है, ये पान का है और ये ईंट का है। ठीक है, इनकी शेप ऐसी होती है, जब हम विजुलाइज इस तरीके से चीज़ को देखते हैं तो दिमाग में ज़्यादा दिनों तक वो स्टोर रहती है। इसलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में बन जाए कि किस तरीके का कौन सा पत्ता होता है। क्लियर। तो इसके भी 13 ही होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी सबकी सेम ही निकल के आएगी। अगला क्वेश्चन बोल दे कि पान का पत्ता नहीं निकालना है। अब पान का कौन सा होता है, पान का हमारा ये है। बोला ये नहीं चाहिए, तो टोटल ये कितने हैं, 13। आप क्या करो, 52 में से 13 पत्तों को हटा दो, बचे कितने, 39। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 39/52। दोनों में 13 का डिवाइड जा रहा है, 3/4 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आता है, हुक्म का पत्ता नहीं होना चाहिए। अगर हुक्म के भी कितने होते हैं, 13, तो 52 में से 13 माइनस करेंगे, सेम आंसर। बोला ईंट का नहीं होना चाहिए, तब भी सेम करेंगे। चिड़ी का नहीं होना चाहिए, तब भी हम यही काम करेंगे, दोनों चारों केस के अंदर ही। फिर क्वेश्चन क्या देता है, आपकी ताश के गड्ढे में से एक पत्ता निकालना है। निकालना क्या पत्ता, या तो पान का है या हुक्म का है। ठीक है, अब पान का पत्ता कौन सा है, ये वाला, कितने होते हैं, 13। हुक्म का पत्ता कौन सा है, ये वाला, ये भी कितने होते हैं, 13। तो या तो इसमें से है या वो इसमें से है। टोटल 13 का ग्रुप है, 26 हो गए, तो दोनों में से किसी एक में होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों के ग्रुप को ही ले लेते हैं, 26/52 हो जाएगा। या बोले हुक्म का या ईंट का, अब हुक्म के भी 13, ईंट के भी 13, दोनों ग्रुप को ले लो, 26/52, इसकी भी सेम रहेगी। बोला ईंट का है या चीड़ी का है, दोनों के 13 पत्ते होते हैं, सेम आंसर। बोला चीड़ी का या पान का है, दोनों के 13 पत्ते होते हैं, सेम आंसर। इन चारों में से भी कोई केस आ जाए तब भी आपको इस तरीके से हैंडल करना होगा। फिर अगर बोल दे ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, निकाला गया पत्ता क्या है, किंग है। अब किंग हमारे पास कितने होते हैं, 1 2 3 4, 4 किंग है, तो प्रोबेबिलिटी 4/52। काटेंगे तो 1/13 आ जाएगा। बोला ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, निकाला गया पत्ता राजा नहीं है। अब राजा नहीं है, राजा कितने हैं, 4, तो 52 पत्तों में से 4 को हटा दो, कितना बचेगा, 48/52। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 12/13। फिर बोला है ताश की गड्डी में से पत्ता निकाला, निकाला क्या पता, या तो राजा है या रानी है। अब राजा 4 है, रानी भी 4 है, दोनों में से कोई एक है, पता नहीं कौन सा है, दोनों को ही ले लो। 4 + 4 8, 8/52, यानी 2/13 आ जाएगा। बोला ना तो राजा है और ना रानी है। अब राजा रानी कितने हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं। आप 52 में से इन 8 पत्तों को हटा दो। जब कभी भी नहीं के लिए बोल दिया जाए तो आप उसको वहाँ से निकाल दो, माइनस कर दिया, 44/52, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। जिसमें पिक्चर बनी होती है उन्हें तस्वीर वाला पत्ता कहते हैं। देखो जैसे कि ये 4, ये 4, ये 4, टोटल 12 है, तो 12/52, 12/52, दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा है, 3/13। बोला ताश की गड्डी में से पत्ता निकाले, निकाला क्या पत्ता, तस्वीर वाला नहीं होना चाहिए। तस्वीर वाले कितने होते हैं, 12, तो टोटल में से 12 हटा दो, कितने बचेंगे, 40/52, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बोला इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। अब इक्के किसे बोलते हैं, जिसमें ए बना होता है, कितने होते हैं, 4, तो 4/52। बोला इक्का नहीं निकलना चाहिए, तो इक्के कितने हैं, 4, टोटल में से इन 4 को हटा दो, कितना आ जाएगा, 48/52, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर क्या आता है क्वेश्चन में कि लाल रंग का राजा निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। अब राजा तो टोटल 4 हैं, बट रेड कलर के कितने हैं, 2 हैं, तो 2/52, काटेंगे तो 1/26। बोला काले रंग का गुलाम होना चाहिए या लाल रंग की रानी।
ठीक है। काले रंग का गुलाम, अब गुलाम कितने, ये रहे 4 होते हैं, बट काले रंग के 2 होते हैं, ठीक है। लाल रंग की रानी, लाल रंग की रानी कितनी होती है 2, तो 2 ही हो गए, 2 ही हो गए, टोटल कितने हो गए 4, 4/52, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बोला हुक्म का इक्का, सबसे पहले ढूंढेंगे हुक्म को, हुक्म कौन है हमारा, ये वाले पत्ते हैं, इक्का इसे बोलते हैं, तो हुक्म का इक्का तो एक ही होता है 1/52। फिर क्वेश्चन क्या आता है, चीड़ी का गुलाम, अब चीड़ी कौन सी होती है, ये वाले पत्ते, अब गुलाम बोलते हैं जैक को, जैक हमारा कितना है 1 है 1/52। बोले हुक्म के तस्वीर वाले पत्ते, अब हुक्म कौन सा हमारा, ये वाला है, इसमें तस्वीर कितनी है 3 है, तो 3/52 हो गया। बोले ना तो इक्का चाहिए ना राजा चाहिए, अब इक्के कितने 4, राजा कितने 4, नहीं चाहिए, टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दो, 52 माइनस में 8 कितना आ जाएगा 44/52, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कह रहे निकाला गया पत्ता हुक्म का है या इक्का है। अब अगर हम देखे जाए तो हुक्म के कौन से पत्ते हैं, ये वाले, देखो ध्यान से, यहाँ से शुरू करेंगे हम, टोटल कितने पत्ते हो जाएंगे, ये यहाँ तक 13 पत्ते होंगे। फिर कह रहा है इक्का, इक्के कितने होते हैं 1 2 3 4, अब जो ये कार्ड है ना दोनों ग्रुप में आ गया, इस वाले ग्रुप में भी आ रहा है, इस वाले ग्रुप में भी आ रहा है, तो इसको मैं एक ही बार काउंट करना, 2 बार काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल होते 13, जिसमें इक्का ना वो एक हुक्म का भी होता है, तो इसको 4 ना लेंगे 3 लेंगे हम, क्यों, इसका एक पत्ता ऑलरेडी इसमें आ चुका है, तो 13 प्लस में 3 ही लेंगे इसको, 4 ना लेके, क्योंकि एक पत्ता इसमें ऑलरेडी आ चुका, काउंट हो चुका है। 13 + 3 16, प्रोबेबिलिटी 16/16/52, दोनों में 4 का डिवाइड जा रहा, 4/13, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर क्या आता है, लाल रंग का कार्ड नहीं है, अब लाल रंग के कितने होते हैं टोटल 26 है, 52 में से 26 माइनस कर देंगे, 26 बचेंगे, 26/52, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कहता पान का पत्ता नहीं है, अब पान कौन होगा, ये वाला, कितने हैं टोटल 13, तो 52 में से 13 हटा दो, 39/52, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लीप ईयर से रिलेटेड। लीप ईयर से रिलेटेड, लीप ईयर क्या होता है, जिस वर्ष फरवरी का महीना 28 की बजाय 29 दिन का हो जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। अब पता कैसे लगाएंगे कौन सा साल लीप वर्ष है कौन सा साल नहीं है। लीप वर्ष पता लगाने के लिए वर्ष के अंत के 2 अंकों में 4 से भाग दीजिए, अगर भाग चला जाए तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा, अन्यथा नहीं। जैसे कि 2004 है, आखिरी के 2 डिजिट कौन है 4, 4 में 4 का डिवाइड दिया 1 आया, लीप वर्ष है। 2005 आखिरी के 2 डिजिट यानी 05, 4 का डिवाइड देंगे तो क्वोशंट 1 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1, देखो ऐसे 4 1 जा 4, तो ये रिमाइंडर हुआ और ये कौन हुआ क्वोशंट हुआ, तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब वो साल लीप वर्ष नहीं होगा, उसमें फरवरी 29 दिन की नहीं होगी बल्कि 28 दिन की होगी। 1995 आखिरी के 2 डिजिट 95, 4 का डिवाइड देंगे क्वोशंट 23 आया, रिमाइंडर 3 आया, ये भी लीप वर्ष नहीं होगा। 2024 लास्ट के 2 डिजिट 24, 4 का डिवाइड देंगे कितना आएगा 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं ये लीप वर्ष है या नहीं है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बोलेगा निम्नलिखित वर्षों में लीप वर्ष होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2001 01, 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, जो 4 की टेबल में ही नहीं आता उसमें 4 का डिवाइड क्या जाएगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। 05 ये भी नहीं होगा, 06 ये भी नहीं होगा, 08 4 की टेबल में आता 4 का डिवाइड चला जाएगा, लीप वर्ष है। 11 ये भी नहीं होगा। 2016 4 की टेबल में आता 4 का डिवाइड चला जाएगा, ये लीप वर्ष होगा। 2018 4 की टेबल में नहीं आता 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये भी लीप वर्ष नहीं होगा। कुल मिला कौन कौन होंगे 2008 2016, कितने हुए 2 साल, 2 ऊपर, टोटल कितने दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 आगे नीचे, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। फिर लीप वर्ष और गैर लीप वर्ष दोनों में थोड़ा अंतर समझते हैं हम। देखो जो लीप वर्ष होता है उसमें टोटल दिन होते हैं 366, ठीक है, जिसमें टोटल 52 सप्ताह बनते हैं और 2 दिन हमारे पास बच जाते हैं। नॉन लीप ईयर जो होता है उसमें टोटल 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह तो इसमें भी होते हैं बट इसमें एक दिन बचता है, क्योंकि 52 हफ्तों में से अगर देखा जाए तो टोटल बन जाते हैं इनके कितने 364 दिन बन जाते हैं, 7 के हिसाब से लगाया जाए तो 364 दिन इसके भी, फिर 2 दिन बच जाते हैं, इसके भी 364, इसके भी 1 दिन बच जाता है।
अब वो जो 2 दिन दे रखे हैं वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? क्या पता उस दिन वो 2 दिन संडे और मंडे हो, क्या पता मंडे ट्यूसडे हो, क्या पता ट्यूसडे वेडनेसडे हो, क्या पता वेडनेसडे ट्यूसडे हो, क्या पता ट्यूसडे फ्राइडे हो, फ्राइडे सैटरडे हो या सैटरडे संडे हो। एक दिन बचता है तो वो कोई सा भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे फ्राइडे सॉरी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे हो सकता है। अब एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कैसे वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लीप वर्ष हो तो क्या होगी प्रायिकता, गैर लीप वर्ष हो तो प्रायिकता क्या होगी। देखो 52 हफ्ते तो चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो दोनों में ही होंगे 52। प्रॉब्लम आती है जो अगला दिन पड़ेगा वो क्या होगा। 53 पूछे ना, 53 रविवार, तो 52 तो फिक्स है, 52 संडे तो होंगे ही होंगे। 2 दिन की प्रॉब्लम है, अगर वो लीप वर्ष है तो वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, ये वाले जैसे मैंने आपको बताया। गैर लीप वर्ष होंगे तो 52 तो संडे होंगे ही होंगे। 53वां दिन जो होगा, 53वां वीक का जो दिन होगा वो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इनमें से कोई एक होगा, क्योंकि एक दिन की प्रॉब्लम है, इसमें 2 दिन की है। तो हमें ये देखना है कि जो संडे है वो मंडे के साथ आ सकता है या सैटरडे संडे आ सकता है। तो संडे इसमें 2 केस बनाता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2, टोटल 7 है। इसके अंदर संडे केवल एक ही केस में बना रहा है, ये वाला, तो एक ही बना रहा तो 1/7। ठीक है, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा महीनों से रिलेटेड। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है लीप ईयर पे। मार्च में 31। अब इनको याद कैसे रखें, आपको ऐसे देखना है आपकी जो फिस्ट होती है इसके हिसाब से कि जो उभरी हुई जगह है, ये उभरी हुई चीज़ को हम कहते हैं 31 डे, और जो इनके बीच का जो गैप है, ये जो गैप होगा ये आपका कितने का होगा, 30 डे का या फिर फरवरी का होगा। ठीक है, जैसे जनवरी 31 डे, फरवरी फिक्स नहीं होगा, 28 या 29 का हो सकता है। जनवरी मार्च आता है, मार्च कितने को, 31 का। अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का। ठीक है, इस तरीके से डिसाइड करेंगे। जुलाई आ गया, जुलाई के बाद कौन आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अगला आएगा अगस्त, अगस्त भी कितने पे आ रहा है, 31 डे पे आ रहा है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरीके से हम इनको डिसाइड करते हैं कि कौन 31 का है, कौन 30 या 28 या 29 का है। क्लियर, सबके सामने मैंने लिख दिया। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि 31 दिन वाले महीने की प्रायिकता क्या होगी। अब 31 दिन वाले महीने कितने होते हैं, 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/12। 30 दिन वाली प्रायिकता 4/में, 30 दिन वाले कितने महीने होते हैं, 4, 4/12। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं वापस लीप ईयर और गैर लीप ईयर नॉन लीप ईयर की। इसमें जो गैर लीप ईयर होगा उसमें फरवरी 28 दिन की होगी, उसमें 4 हफ्ते होंगे। और जो लीप ईयर होगा उसमें फरवरी 29 दिन की होगी, उसमें भी 4 हफ्ते होंगे, बट एक दिन एक्स्ट्रा होगा। अब वो एक दिन क्या हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बोल दे कि एक हफ्ते में 4 हफ्ते तो फिक्स है, बोले 5 सोमवार होने की प्रायिकता बताइए अगर वो फरवरी है। अब फरवरी में आपको बताया जाएगा कि वो लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। अगर वो नॉन लीप ईयर है यानी गैर लीप ईयर है तो 4 हफ्ते इसके अंदर मामला ख़त्म ही हो जाएगा। हमें जो केस डिस्कस करेंगे वो लीप ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लीप ईयर में 4 हफ्ते एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, वो एक्स्ट्रा दिन क्या है तुम्हारा, सोमवार। सोमवार वाला कितना केस है, 1/7 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोल दे कि या तो नवंबर या सितंबर जून या अप्रैल, इनके अंदर कितने दिन होते हैं, 30 दिन, क्योंकि ये 30 दिन वाले महीने हैं। अब 30 दिन में 4 हफ्ते तो पक्के होंगे ही होंगे, 2 दिन और एक्स्ट्रा बचेंगे, क्योंकि 4 7 28 2 दिन बचेंगे। अब वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ये हो सकते हैं। हमें क्वेश्चन बोल दे नवंबर में 5 सोमवार होने की, इनमें से किसी भी महीने का नाम लिया जा सकता है, नवंबर सितंबर जून अप्रैल, सबका प्रोसीजर सेम ही होगा। अब 5 सोमवार, संडे मंडे हो गया, ठीक है, एक तो ये हो गया सोमवार आ रहा है इसमें, और एक मंडे ट्यूसडे हो गया,
दूसरा ये होगा। टोटल 2 केस बने तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/7 हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन बोल दे कि महीना आपका जो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर हो, तो ये सारे महीने 31 दिन वाले हैं। अब 31 दिन वालों में 4 हफ्ते तो फिक्स हैं, 4 7 28 दिन, 28 दिन तो निकाल दो, बचे कितने, 3 दिन। अब वो 3 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे, संडे, मंडे। वो 7 जो 3 दिन है उनको इस तरीके से कंबाइन करके लिखा जा सकता है। अब बोला जाए हम या तो जनवरी महीना ले ले, या मार्च, या मई, या जुलाई, या अगस्त, इनमें से कोई से महीना ले ले, और बोला 5 सोमवार होने की प्रायिकता बताओ, 5 मंडे की, तो मंडे इसमें भी आ रहा है, मंडे इसमें भी आ रहा है, मंडे इसमें भी आ रहा है। टोटल 3 केस बने तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7 हो जाएगी। फिर क्वेश्चन आ जाते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट को 2 ग्रुप में बांटा जाता है, वोवल एंड कॉन्सोनेंट। वोवल होते हैं 5, A E I O U। कॉन्सोनेंट होते हैं टोटल 21, जिसमें बी, इन सभी को छोड़ दो, बाकी सारे कॉन्सोनेंट ही है। क्वेश्चन बोल दिया जाए प्रोबेबिलिटी बताओ कि हमने 26 अल्फ़ाबेट में से एक वोवल चूज़ किया है उसकी। अब वोवल कौन सा चूज़ किया ये नहीं बताया गया है, वोवल चूज़ किया है। अगर वोवल चूज़ करता है तो 5 में से कोई एक होगा, तो हम पूरे 5 के ग्रुप को ले लेते हैं, 5.26। और अगर क्वेश्चन क्या आता है कॉन्सोनेंट को चूज़ किया, आप कॉन्सोनेंट में कौन सा चूज़ किया, जी किया, एन किया, एफ या नहीं मालूम है, तो पूरे ग्रुप को ले लेंगे, 21/26 हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में बोलता है कि ए को चूज़ किया, प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ए कितना होता है, टोटल 1 ही होता है, 1/26। बोल रहा है यू चूज़ किया है तो यू की प्रोबेबिलिटी 1/26। बोला या तो ए चूज़ किया है या आई चूज़ किया है, तो ए और आई कितने हुए, टोटल 2, 2/26। ठीक है, इस तरीके से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर अगला आता है प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो एक होता है, एक वो दूसरा खुद होते हैं। ठीक है, यानी कि जिन नंबरों में या तो अपना डिवाइड जाएगा या 1 का जाएगा, जैसे कि 2 में 2 का जाएगा या 1 का, 3, 5, 7, तो ये सारे मैंने प्राइम नंबर यहाँ पे लिखे हैं अप टू 200 तक। क्वेश्चन में क्या आ रहा है, जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया जाता है 140 से लेके 160 तक की, क्वेश्चन आता लिखा हुआ कि 140 से 160 तक की आने वाले बीच में प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। अब आपको पता ही नहीं है कि उनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो आप उनकी प्रोबेबिलिटी नहीं बता पाओगे। तो इसीलिए मैंने अप टू 200 तक लिख दिया है। आप इनको दिमाग बैठ के आराम से लर्न कर लें, ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, क्योंकि देखने में नहीं पता लग पाता कई बार कि वो प्राइम है या नहीं है। एक बार आप दिमाग में याद रख लोगे तो क्वेश्चन आने पर हम इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये अप टू 200 तक प्राइम नंबर है, वो नंबर जिनमें या तो अपना डिवाइड जाएगा या केवल 1 का जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर को छोड़ दिया जाए, अब जितने नंबर बचेंगे वो सारे कौन होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे, जिनको हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं। वह संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होंगी, जैसे कि 8 है, 8 में 2 का भी डिवाइड जाएगा, 4 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा और 1 का भी जाएगा। टोटल कितने डिजिट होंगे, 4 डिजिट, यानी जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हों उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। और ये वो संख्या होती है जो अभाज्य को छोड़ने के बाद बचती है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 2 छोड़ दिया। एक इकलौता ऐसा नंबर है जो ना तो भाज्य में इंक्लूड किया जाता है ना अभाज्य में। ठीक है, तो ना आपको 1 लेना, 2 लेना, ना 3 लेना, सीधे स्टार्टिंग कैसे करनी, 4 से। 5 अभाज्य संख्या नहीं लेना, 6, 7 नहीं लेना, 8, 9, 10, 11 नहीं लेना क्योंकि अभाज्य संख्या 12, 13 नहीं लेना, 14, 15, 16, 17 नहीं लेना, 18। इन अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जो संख्या बचती है वो सारी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे क्वेश्चन में बोल देगा कि नीचे निम्नलिखित संख्या दी गई है, ये संख्या, और इनमें प्रायिकता ज्ञात कीजिए अभाज्य संख्या की। अब अभाज्य संख्या अगर हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन से, तो हम क्वेश्चन को नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हमें दिमाग में पता है, लर्न है, तो हम इसको इजीली फाइंड कर पाएंगे। 1 ना तो भाज्य में इंक्लूड होता, ना अभाज्य में, तो नहीं हो सकता। 21, इसमें 3 का भी डिवाइड चला जाता है, 7 का भी चला जाता है, 21 का भी चला जाता है और 1 का भी चला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ना 22, हाँ 23 अभाज्य संख्या है और 41 अभाज्य संख्या है, 2 ही संख्या है, 2 टोटल कितनी है, 10, 2/10। क्वेश्चन पूछ ले भाज्य संख्याओं की प्रायिकता बताओ क्या होगी। 1 मैंने क्या बताया, ना तो भाज्य में इंक्लूड होता है ना अभाज्य में, तो 1 तो आएगा ही नहीं। 21 हो गया, 22, 24, 27, 38,
50 और 39, ये नंबर होंगे। कितने नंबर हैं टोटल? ये 7। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/10, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका एकदम क्लियर कट हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।